वे प्रतीक्षा करने लगते। वह ऐसे ही आ जाती थी। वह आकर कुछ दूर फासले पर ठिठक जाती थी। गले में झूमती रस्सी, बेचैन से टटोलती हाथें, झरोखे के भीतर झांकती आंखें उस आदमी पर टिकी हुई थी जो सीढ़ियों के नीचे खुद एक सीढ़ी सा लेटा था। निहाली रे, ओ निहाली, तेरी सारी जेबें खाली। हाय निहाली, क्या सचमुच खाली? निहाल चंद्र लेटे रहते, आवाज को अपनी गति से पास आने देते, न हिलते न डुलते, दम साध कर दिल को ढापे रखते। उन्हें अंदेशा होता, जरा सी भी हरकत करेंगे तो वह बिदक जाएगी, जंगल की अन्य अनर्गल आवाजों में खो जाएगी। असली बात विश्वास की है। जब लड़की को विश्वास हो जाता कि आसपास कोई नहीं, कोई जोखिम भी नहीं, तो वह धीरे धीरे पास आती, चौकन्नी, सतर्क और झिझकती हुई। इसलिए नहीं कि निहाल चंद्र उस पर भरोसा ना हो, बल्कि इसलिए कि वे जीवित हैं, निर्ही भी, खतरनाक भी, दोनों ही। इसलिए वो एकदम पास नहीं आती थी। एक हाथ की दूरी बनाए रखती थी, दूसरा हाथ आगे बढ़ाती थी, उनकी जेबों को टटोलने लगती थी। आर्मी ओवरकोट की लंबी अधेरी जेबें, जिन्हें उनकी उंगलियां धीरे धीरे सहलाने लगती। निहाली, ओ निहाली, क्या पूछ रही है? कौन सा भेद जिसे वो खींच रही है खाली जेबों के बीच? उसकी छुअन लगते ही खून सुलगने लगता, दौड़ने लगता पागल बैल की तरह, अंधाधुन, बदहवास, लगी बंधी लीकों को तोड़ता हुआ, दिल को अपने साथ घसीटता हुआ, पुरानी हड्डियों से टकराता हुआ। और निहाल चंद्र अपनी उम्र के बाद सीखचे उठा देते, देह पिंजर को खुला छोड़ देते। जाने दो, कोई भीतर कहता है, भागने दो, कब तक इसे बचाकर रखोगे? वह शांत घड़ी होती, नवंबर की मुरझाई धूप, हवा घर के कंकाली खंडर पर धीरे धीरे सरकने लगती। पेड़, पत्ते, झाड़ियां निस्पंद खड़े रहते। निहाल चंद्र दम रोके प्रतीक्षा करते। एक तिनका भी हिलता तो वह उनकी देह तन देती। पलकों को कसकर भींच लेते, जिनके भीतर आंखों के ढेले धूप में रंग बिरंगे गोले से नाचने लगते। और तब तक एक झटके से वे अपने से छूट जाते। देह अलग पड़ी रहती और निहाल चंद्र वे दूसरी तरफ चले जाते, जहां उनका तीसरा और अंतिम स्टेशन होता। वहां उन्हें कोई देखने वाला नहीं था, ना डर, ना खटका, ना कोई गवाह। खंडर की छाया में उनकी देह औंधी पड़ी रहती। वह उनके पास सरक आती, उनकी चुन्नी को छाती से उड़काकर कंधों पर फेंक देती, उनसे सट कर अकड़ू बैठ जाती। और तब निहाल चंद्र को भ्रम होता कि पलकों के पीछे जो धूप के धब्बे थे, वे असल में सलवार कमीज की सुर्ख सुलगती बुदकियां हैं, बिल्कुल सामने। वे चाहे तो उन्हें छू सकते थे, लेकिन वे अपने को रोक रखते हैं, बहाना करते हैं कि वे कुछ भी नहीं देख रहे हैं, उसकी उंगलियों को अपनी देह से खेलने देते हैं। ओ निहाली, क्या सब कुछ खाली? नहीं, आज उनकी जेबें खाली नहीं थी। आज मैं सब कुछ साथ लाया हूँ, देखोगी? वे अपना सिर थोड़ा सा ऊपर उठाते तो उसकी काली कलपती आंखें उन्हें लीलने लगती, आंखें जो पिछली जिंदगी की धोखाधड़ी को एक निगाह में तौल लेती हैं। क्या दिखाएगा भोंदू? सड़ा हुआ अलूचा, मरा हुआ तीतर या किसी झिंगूर की झरी लोथ? यही चीजें तो वह बहुत पहले लड़की को दिखाता था, निकर की जेबों में ठूस कर लाता था, एक एक करके निकालता था। किसी बिल्ली की पूंछ, बुढ़िया का बाल,
कुछ भी नहीं। उस दिन जेब में से एक भी चीज ऐसी नहीं निकली जिसे वह पहचान सकती। सिर्फ कागजों के ढेर, बैंक की पासबुक, नई ताजी चिट्ठियां, जायदाद के कागज, एक नीली सी नन्ही किताब जिस पर उसकी निगाहें जम गई। कर्नल निहाल चंद्र का पासपोर्ट, जिसे वे हमेशा साथ लेकर चलते थे। सड़क पर कुछ हो जाए तो पुलिस उनकी फोटो, नाम, पता देखकर घर ठिकाने का पता तो लगा ही सकती है। हर 3 साल बाद पासपोर्ट ऑफिस जाकर उसे रिन्यू करवाते थे। सोचते थे कभी लड़के से मिलने गए तो काम आएगा। तेरी लालसा मरी नहीं निहाली। लालसा? एक तितली सा उड़ता हुआ वह शब्द निहाल चंद्र के इर्द गिर्द घूमने लगा। क्या कोई ऐसी चीज बची रह गई है जहां वे एक क्षण बैठ सके, जो सचमुच लालसा हो, जहां वे अपने पंख समेट कर आराम से अकेले में घट सके? उन्होंने भीतर झांका तो वह लालसा नहीं, लड़की बैठी थी। कौन है ये? गले में फंसी चुन्नी, पीला सा गोल चेहरा, धूल से सनी लटे और रस्सी कूदने वाली रस्सी जो मानो पिछले 50 सालों से उनके साथ घिसट रही थी। उसका सिर नीचे झुका था और वो एक आंखों से उस फोटो को निहार रही थी, जो अचानक कागजों के ढेर से बाहर निकल आई थी। निहाल चंद्र अपनी उत्सुकता नहीं दबा सके। देखने के लिए नीचे सिर झुकाया तो लड़की को आंखें ऊपर उठानी पड़ी। कौन है ये औरत? औरत? उन्हें झटका सा लगा। मेरी पत्नी, उन्होंने कहा। सच? हाँ सच, नहीं तो क्या ऐसे ही? निहाल चंद्र का स्वर कुछ संकुचित सा हो गया। भीतर ही भीतर कुछ दहलने सा लगा। और ये पहाड़? पहाड़? निहाल चंद्र का ध्यान भटकने लगा। नहीं, ये सपना नहीं था। पीछे सचमुच पहाड़ थे, नंगे और धूप में चमकते हुए। उन दिनों उनकी पोस्टिंग लद्दाख में हुई थी। पीछे मॉन्टेसरी थी और वहां 2 बुद्ध भिक्षु उनकी पत्नी को देखते हुए सीढ़ियां उतर रहे थे और वह बाजार की तरफ देख रही थी, कैमरे से बिल्कुल बेखबर। उनकी पत्नी? हाँ, ये वही थी। फोटो पर निहारता चेहरा जिस पर आखिरी बीमारी का अंदेशा अभी नहीं बैठा था। पीड़ा बहुत आगे थी। क्या वह उसे देख रही थी? नहीं नहीं, यह तुम देखते हो निहाल चंद्र, वह नहीं। कैमरे का छन ही उसका चेहरा था। होठ हल्के से खुले थे और वह जानती थी कि तुम हो। पहाड़ है, सीढ़ियों पर पैर रखते हुए बौद्ध भिक्षु, दुकानों पर टंगे हुए सेकेंड हैंड कपड़े हवा में फड़फड़ाते हुए। उस दिन कितनी हवा थी। साड़ी का पल्लू बार बार उड़ता हुआ उसके चेहरे को ढक लेता था। लेकिन आश्चर्य, फोटो में सब कुछ शांत था। वहां कोई हवा नहीं थी। वहां सिर्फ लड़की की उंगली थी, धूल में सनी हुई, उस चेहरे पर गड़ी हुई जो उनकी पत्नी थी। मैला कागज था, एक गोल सिफर, फोटो की छां। निहाली? लड़की का स्वर बहुत धीमा था। क्या वे कभी आते हैं? कौन? उन्होंने कुछ विस्मय से पूछा। कौन आते हैं? तुम्हारा लड़का। वह बाहर है। और यह? लड़की ने फोटो को देखा। पागल, निहाल चंद्र उसी बेवकूफी पर हंस दिए। वह अब इस दुनिया में नहीं है। फिर तुम? मैं क्या कट्टो? पहली बार उनके मुंह से लड़की का नाम निकला, दहशत में। मैं क्या? क्या मतलब है इसका? लड़की हकबकी आंखों से उन्हें देखने लगी। मुंह थोड़ा सा खुला रह गया। निहाली? क्या? मुझे देखते हो? निहाल चंद्र उसे भूखी खाली निगाहों से ताकते रहे। अचानक ध्यान आया, इतने बरसों बाद भी कट्टो कितनी ठिगनी और छोटी दिखाई देती है, बौनी सी। मुद्दत पहले जब वह उम्र में सचमुच छोटी थी तो कितनी लंबी जवान दिखाई देती थी। क्या समय उल्टा चलता है? नहीं, यह उनका भ्रम है।
शायद बचपन में हर चीज़ बड़ी दिखाई देती है, घर, पेड़, माँ बाप, और अचानक निहाल चंद्र चौंक गए, जैसे लड़की ने पीछे मुड़कर उनके कानों में फुसफुसाया हो। और प्रेम? नहीं तो क्या प्रेम? क्या तुम किसी से प्रेम कर सके निहाली? कर्नल निहाल चंद्र एक धक्का सा खाकर बेहोश में आए। किसकी आवाज थी ये? या सिर्फ छल और धोखा था? भीतर की अटपटी पुकार जो बुढ़ापे के जंगल में उठती है, लावारी सी तपती आवाज दरवाजा खटखटाती है। खोलो तो कुछ नहीं, शून्य का अनंत विस्तार दिखाई देता है। दूर दूर तक कोई नहीं। भीतर का लहू बाहर की झुलसती लू पर धधकता है। न प्रेम, न लगाव, न मोह की पीड़ा, पीड़ा भी नहीं, कुछ भी नहीं दिखाई देता। पत्नी का चेहरा और बेटे की याद, सिर्फ मैं। तुम कौन निहाली? क्या हो तुम? खटखट। वह रस्सी कूद रही थी, ऊपर नीचे, नीचे ऊपर। खंडर के सूने में उसके पैरों की गूंज निहाल चंद्र की मूंदी पलकों को छपछपाने लगी। वे सो रहे थे। खाने के बाद वे घड़ी दो घड़ी जरूर सो लेते थे। जब से वे सो रहे होते, चीलों चिड़ियों का झुंड हवा घर के झरोकों पर बैठ जाता। निहाल चंद्र की जूठन खाकर अब उनकी निगाहें निहाल चंद्र की देह पर चिपक जाती, मानो सोच रहे हों क्या यह देह भी उनके आहार में शामिल है। उन्हें काफी निराशा हुई जब निहाल चंद्र ने आंखें खोल दी। सबसे पहले आकाश दिखाई दिया, नवंबर का नीला टुकड़ा। वह उनकी नींद से निकलकर गुंबद पर आ अटका था, नीला और सफेद, सर्दी की धुंध में स्वप्न के फाहे से। वह नींद की धुंध थी जिसमें आधी देह सोई रही थी, आधी सिर बाहर निकलकर दुनिया को देखती थी। देवी सिंह, उन्होंने धीरे से आवाज लगाई। फिर अचानक याद आया, वे घर में नहीं, बाहर लेटे हैं। लेटे ही लेटे हाथ बढ़ाकर थैले को टटोला। वे थर्मस निकालकर बची हुई कॉफी में से गला तर करना चाहते थे, किंतु उनका हाथ थैलों पर नहीं, कागजों के ढेर पर जा पड़ा। वे हवा में सरसरा रहे थे। पेंशन के दस्तावेज, फोटो, खत, खुला हुआ पासपोर्ट। निहाल चंद्र ने झटके से सिर मोड़ा। ये यहाँ कैसे निकल आए? उन्हें ठीक से याद नहीं पड़ा कब उन्हें अपनी जेबों से बाहर निकाला था। कुछ चीजें उनकी चेतना की चौहदी के बाहर हो जाती थी, अनदेखे घट जाती थी, अपनी मौजूदगी को अचानक उनके सामने पटक देती थी। देखो, ये हम हैं तुम्हारे सामने, और तुम्हें पता भी नहीं। और निहाल चंद्र खिसियाने से हो करके उन्हें स्वीकार कर लेते थे। कभी ये पूछने का साहस नहीं हुआ, मैंने तो तुम्हें जेब में रखा था, तुम बाहर कैसे निकल आई? सच पूछो तो निहाल चंद्र को चीजें आदमियों से कहीं ज्यादा सगी और समझदार जान पड़ती थी। पालतू जानवरों सी वे बरसों से उनके साथ रही थी, कभी उन्हें धोखा नहीं दिया था। वे आंखें मूंद कर सिर्फ छूने भर से उनकी पुरानी पड़पड़ाई पहचान को पकड़ लेते थे। यह मुन्नू का पत्र है, और यह है बैंक के पासबुक, यह है लद्दाख का फोटो, और यह। अचानक उनकी टटोलती उंगलियां ठिठक गई। आंखें खोली तो देवी सिंह का पोस्ट कार्ड दिखाई दिया, जो उसने छुट्टियों में गांव से भेजा था। देवी सिंह का ध्यान आते ही वे हड़बड़ा से गए। वह बरामदे में गुड़मुड़ी सा बना बैठा होगा, पता नहीं कितनी बार खाने को गर्म किया होगा, दरवाज़ा खोलकर बाहर झांक रहा होगा। उन्हें अक्सर देर हो जाती थी, और अपनी बड़ी पहाड़ी आंखें उठाकर गहरे आश्चर्य में देखता था। कहता कुछ नहीं थी, किंतु हर बार एक ही प्रश्न उसकी गूंगी निगाहों में झलक जाता था। आप कहाँ जाते हैं? सुबह की सैर और शाम तक गायब। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं आपको कहाँ ढूंढूंगा? निहाल चंद्र हर रोज कोई न कोई बहाना खोज निकालते, लेकिन भीतर एक धुकधुकी सी मची रहती कि कहीं वो उनकी शिकायत मुन्नू को ना लिख भेजे। विदेश जाने से पहले वह बार बार उनसे कह गया है, देवी सिंह के अलावा आपके पास कोई नहीं। वह चला गया
तो आप अपाहिज हो जाएंगे। अपाहिज, ठीक है, हो जाऊंगा। तुम तो देखने नहीं आओगे। बरामदे में खटिया डालकर पड़ा रहूंगा। मुझे अब किसी की ज़रूरत नहीं। मेरे लिए अब सब कुछ एक जैसा है। जैसी रात वैसा दिन। उनका गुस्सा बहने लगा, एक रुआसा बेबस क्रोध, उस पानी की तरह बाज और बेतुका जो रेगिस्तान की झुलसती जमीन पर बरसता है, बह जाता है, सूख जाता है, अपने पीछे रत्ती भर हरियाली नहीं छोड़ता। रेगिस्तान। उनके हाथ बिखरे हुए कागज पर ठिठक गए। उनकी अंतिम पोस्टिंग वहीं हुई थी, राजस्थान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर। चारों तरफ रेगिस्तान फैला था। अब सोचते हैं तो हंसी आती है, लेकिन उन दिनों वही बहस जाने की इच्छा होती थी। लगता था वे अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर आ पहुंचे हैं। घंटों रेगिस्तान में घूमते रहते, रेत के अंगूरों पर बैठे रहते। ना पत्नी की याद आती, ना लड़के की। अकेली घड़ियों में लगता जैसे वे धीरे धीरे किसी सत्य की तरफ पहुंच रहे हैं, उस अंधेरे कुएं की थाह को छू रहे हैं जो उम्र के अंतिम छोर पर उन्हें इतना अकेला छोड़ गया था। कभी कभी हैरानी भी होती है कि जो सत्य लद्दाख में बौद्ध भिक्षुओं से नहीं मिल सका, वह आखिर में रेगिस्तान की साएं साएं करती हुई उड़ती धूल में दिख गया। कैसा सत्य निहाली? निहाल चंद्र ने सिर मोड़ा। वे कुछ कहना चाहते थे, कोई बात जो बरसों से भीतर घूमती रहती थी, लबालब गले में भर आती थी, थकान, उम्र और हिचकिचाहट को काटती हुई। किंतु वहां कोई ना था। झाड़ियों पर नवंबर की धूप गिर रही थी। हवा घर का गुंबद एक निस्पंद और नीली मुट्ठी सा हवा में उठा था। न झील, न चिड़िया, न कोई आवाज, रस्सी कूदने की खटखटाहट भी नहीं। सिर्फ एक पथराई सर्द रोशनी थी जो अब एक मुरझाई सफेदी सी सारे जंगल पर फैली थी। निहाल चंद्र कुछ देर बिना हिले डुले बैठे रहे। फिर उन्होंने जबरदस्ती अपने को खड़ा किया, जैसे वह अपनी नहीं किसी दूसरे की देह को घसीट रहे हों। पोटली, घड़ी, थर्मस, जेबों में ठूसे कागज। जब निहाल चंद्र चलने लगे तो सब कुछ उनके पास था। वह कुछ भी नहीं भूले थे और पीछे कुछ भी नहीं छूटा था। पीछे मुड़ने का रास्ता वही था जिस पर वे चल कर आए थे। पथरीली पगडंडी, झाड़ झंखाड़, दूर दूर तक खड़े मिट्टी के ढूह, पीले और सफेद दागों के दगे हुए जिन पर परिंदों ने बीट कर दी थी। वे कब पीछे छूट गए निहाल चंद्र को पता भी न चला। वे कुछ खास सोच भी नहीं रहे थे जो उनका मन भटका देता। सिर्फ कोई भटका सा ख्याल आ जाता जो उनके मन को छूता हुआ निकल जाता। देवी सिंह का चेहरा, घर का कमरा, जेब में ठूसे कागजों की खड़खड़, इन सब की छोटी छोटी चिंदियां उनके रास्तों पर उड़ती जाती। वे एक को पकड़ते तो दूसरी उन्हें पकड़ लेती। सुबह की एकाग्र तन्मयता अब खत्म हो चुकी थी जब वे आंखें मूंद कर हवा घर की ओर भागते जा रहे थे। अब सिर्फ बदहवासी थी जिसमें आंखें खुली रहती हैं और दिखाई कुछ नहीं देता। फिर जंगल का टुकड़ा आया और निहाल चंद्र को लगा जैसे वे धूप की सफेदी से उतरकर एक लंबी छां में चले गए हैं। आंखों की राहत मिली। पत्तों पर पैर आसानी से पड़ते जाते। कभी कोई झाड़ी उनके कोट से अटक जाती तो वे खड़े हो जाते, बहुत कोमलता से अपने को रिहा करते। एक अजीब सा भ्रम होता, जैसे कोई दबे पांव उनके पीछे आ रहा है। वे मुड़कर पीछे देखते तो कोई दिखाई नहीं देता। सिर उठाए पेड़, नीचे झुकी झाड़ियां, बीच में नाचते धूप के छल्ले। उन्हें लगता मानो ऐसा कभी पहले भी हुआ है, मुद्दतों पहले, जब वह उनके पीछे गायब हो जाती थी। वे अपने घर के बाग में अकेले चक्कर लगाते थे। कट्टो। वह आवाज देने की कोशिश करते, किंतु उनका गला पकड़ लेता। जाने दो, उनके भीतर का शैतान कहता, तुम्हारी आगे सारी जिंदगी पड़ी है, आगे और आगे। वह उन्हें घसीटता हुआ यहाँ तक ले आया था। कैसी जिंदगी?
ऊपर हल्की सी फड़फड़ाहट हुई और उनका पैर सहसा ठिठक गया। सिर उठाया तो पहले क्षण कुछ दिखाई नहीं दिया। दोनों तरफ के पेड़ एक दूसरे पर झुके थे। पत्तों के बीच आकाश की नीली फाक चमक जाती थी। उन्हें समझ में नहीं आया यह आवाज कहाँ से आई है। फिर सोचा, ऊपर की कोई शाख हिली है। एक डाल से जब कोई पक्षी उड़ता है तो वह कांपता है, किंतु दूसरी डाल भी थोड़ा सा हिलती है जिस पर वह बैठता है। लेकिन ऊपर कोई पक्षी दिखाई नहीं दिया। उस अजीब सी खड़खड़ाहट के बाद सब कुछ शांत हो गया था। निहाल चंद्र आगे बढ़े और तब उन्हें एक बार किसी ने फिर रोक लिया। इस बार कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ उनकी आंखों के सामने कुछ डोल रहा था। उन्होंने अपने चश्मे को सीधा किया तो ऊपर देखने से नीचे खिसक आया था। इस बार उनकी आंखें उठी तो वह थिर होकर रह गई। वह बरगद का छतनार पेड़ था। उसकी शाख नीचे झुकी थी, एक बूढ़ी भां की तरह मुड़ी हुई, जिसके किनारे पर एक रस्सी लटकी थी। धीरे धीरे हवा में डोल रही थी, जैसे कोई सांप बिना सुनता हुआ फन हिलाता हो। उन्हें कुछ आश्चर्य हुआ कि रस्सी को पेड़ों से बांधा नहीं गया था, सिर्फ टहनी पर फेंक दिया गया था और वह वहां अटक गई थी। आधार में लटकी हुई दोनों सिरों को हवा में झूलती हुई रस्सी के किनारों पर दो नन्हे मेहंदी रंगे हाथों से बेलने जुड़े थे। काठ का बेलन, हथेलियों की रगड़, धूल और पसीने से घिसे हुए। पता नहीं कितनी देर निहाल चंद्र उसे निहारते रहे, जैसे वो रस्सी ना हो, कोई माया पास हो। नवंबर की धूप में झुलती मृग तृष्णा हवा ठहर गई थी। सारा जंगल एक घोंसले सा सिमट आया था। अपने भीतर ही सांसें खींचता हुआ वह सिर उठाए निश्चल खड़े थे। कोई उन्हें देखता तो भ्रम होता कि वह आदमी नहीं है, जंगल का ही कोई बूढ़ा लंबा जंतु। कोई अनहोनी सी आहट सुनकर बीच पगडंडी पर खड़ा हो गया है। उनका कद इतना लंबा था कि जरा सा हाथ उठाते ही वे रस्सी को छू सकते थे, पकड़कर नीचे खींच सकते थे, किंतु वे बिना हिले डुले खड़े रहे। कट्टो, उन्होंने धीरे से फुसफुसाया। फिर आवाज कुछ ऊपर उठ गई, छाती की बलगम के बीच एक खखारती पुकार, जो भीतर की दलदल से बाहर निकलने को छटपटा रही थी। कुछ देर अभेद्य सन्नाटा सनसनाता रहा। फिर अचानक उन्हें अपनी चीख सुनाई दी, जो किसी तरह बाहर निकल आई थी, और इस बार किसी ने उनको नहीं रोका, गला दबाकर उन्हें चुप नहीं कराया, और वे उसे सुनते रहे, जो उनकी आवाज थी। जंगल के आर पार, झाड़ियों और पेड़ों के बीच, बचपन के एक सिरे से बुढ़ापे के दूसरे सिरे तक गूंजती गई। कोई जवाब नहीं मिला। आसपास कोई नहीं था। हवा उठी थी और पेड़ सरसरा रहे थे। रस्सी के दोनों सिरे नशे में झूल रहे थे। कुछ देर तक वे इस आशा में खड़े रहे कि वह अचानक झाड़ियों के बीच प्रकट हो जाएगी, अपनी रस्सी लेने दोबारा लौट आएगी, किंतु बहुत देर तक कहीं कोई दिखाई नहीं दिया। न उसकी हंसी, न झाड़ियां की खड़खड़, कुछ भी ऐसा नहीं जो उन्हें विश्वास दिला सके कि वह उस दोपहर उनके पास आई थी, उनसे सटकर बैठी थी, जेबों की तलाशी ली थी जब वे सो रहे थे, और उनके कागज बाहर बिखरे थे जब वे जागे थे। निहाल चंद्र, क्या तुम सचमुच जागे थे? अंधेरा होते ही हवा रुक गई। कुछ भी नहीं हिल रहा था, न झाड़ी, न पत्ता, न पेड़। कभी कभी जंगल के भीतर से एक गर्म उसास निकलती थी, सिर सिर करती, एक सीटी बजाती थी, ऊपर उठ जाती थी, धोबी घाट के ऊपर कुत्तों को चौंकाती हुई आगे बढ़ जाती थी, गंदे नाले पर उतर जाती थी और धीरे धीरे सरकती हुई निहाल चंद्र के घर के फाटक पर आकर रुक जाती थी। देवी सिंह
उसे उघाते हुए सुनता और रह रहकर हुड़क जाता। वे पहाड़ी थी और बचपन से इस तरह की अंधेरी स्वरहीन आवाज़ों को सुनता आया था, जो आवाज़ें भी नहीं थी, केवल जंगल की देह की गूंगी वासनाएं जो पशुओं और पेड़ों की कराहों से सिसका करती थी। वह बार बार दरवाजे की तरफ भागता, बाहर झांकता, फिर वैसे ही भागता हुआ रसोई में लौट आता। उस रात वह रसोई में ही लेटा था। रात का खाना 2 बार गर्म होकर अब ठंडा पड़ गया था। ऐसा बहुत कम होता था कि कर्नल साहब सुबह की सैर को निकले हों और दोपहर तक घर ना लौट आए हों। देर हो जाती तो भी अंधेरा होने से पहले जरूर लौट आते थे। सीढ़ियों पर छड़ी की खटखटाहट से ही देवी सिंह पहचान जाता था कि वे लौट आए हैं। कभी कभी गुस्से से भरा वह रसोई में ही लेटा रहता, जैसे उनकी आहट सुनी ही ना हो। ऐसे दिनों में निहाल चंद्र उसे बुलाते नहीं थे। उसकी आंखें बचाकर दबे पांव अपने कमरे में घुस जाते, बिस्तर पर लेट जाते और तब देवी सिंह का मन हुलसने लगता। जल्दी से चाय बनाकर उनके कमरे में ले आता। वे आंखें मूंद कर बहाना करते जैसे उन्होंने देखा ही नहीं। किंतु उस रात उनका कमरा खाली था। पलंग के नीचे उनकी चप्पलें पड़ी थी। कोने में चिलमची और गर्म पानी का जग और जो अब एकदम ठंडा पड़ गया था। देवी सिंह ने कमरे की अंगीठी में आग लगा दी ताकि जब वे आए तो उसे परेशान ना करे, खाना खाकर तुरंत सो जाए। खुद ही उसकी आंखें बोझिल हो रही थी। एक बार इच्छा हुई कि पड़ोस के मकान में खबर दे आए कि कर्नल साहब अभी तक नहीं लौटे, किंतु फिर पैर रुक गए। शहर में छोटी से छोटी बात पर पुलिस आ धमकती है। देवी सिंह को पुलिस देखते ही कपकपाती छूटने लगती थी। चुप रहना ही बेहतर था। अभी नहीं, कुछ देर में आते होंगे। अकेले आदमी जाएंगे कहाँ, और इस उम्र में भला। यह बहुत बड़ी सांत्वना थी। निहाल चंद्र सचमुच ही कहीं नहीं जा सकते थे, सिर्फ लौट सकते थे। हर दोपहर साल में 365 बार, बेनगा उम्र से आखिरी दिन तक। धीरे से कुछ खड़का। वह चौंक गया। क्या दरवाज़ा खटका है या सिर्फ हवा है? देवी सिंह कुछ देर अंधेरे में बैठा रहा, फिर दबे पांव निहाल चंद्र के कमरे में गया। आग में सुलगती लकड़ियां कड़क उठी थी, जिनकी आवाज़ से उसे जगा दिया था। अंगीठी के पास रखी लोहे की सलाख से उसने नीचे दबी लकड़ियों को ऊपर खिसकाया, राख को कुरेदा, और जब वे बल बल करती हुई दोबारा जलने लगी तो वहीं लेट गया, निहाल चंद्र के पलंग के नीचे। आग की लपकती लपटों की गरमाई कब उसकी नींद को घेर लाई, उसे पता भी नहीं चला। यह भी पता नहीं चला कि कब वे दरवाजे की साकाल खोलकर बाहर चला आया, उसी रास्ते पर चलने लगा जिस पर हर रोज निहाल चंद्र सैर के लिए जाते थे। गंदा लाना, धोबी घाट का मैदान, नहर की चमकीली साकरी धार, पेड़ों के ऊपर चांद निकल आया था और सारा जंगल एक अद्भुत उजाले में चमक रहा था। कुछ देर में वह दिखाई दिए, दोनों हाथों को हवा में झुलाते हुए। देवी सिंह के पैर ठिठक गए। उसे कुछ अजीब सा लगा कि कर्नल साहब का वही चेहरा मोहरा, वही देह, वही कपड़े, लेकिन उस क्षण वे 14 बरस के लड़के दिखाई दे रहे थे। साफ, कुंवारा, उत्सुक चेहरा। वे दोनों हाथें हवा में हिला रहे थे। वे उसे बुला रहे थे। जब वह निडर होकर भागने लगा, बिल्कुल उनके पास चला गया, वहीं खड़ा हो गया जब वे पेड़ के नीचे झूल रहे थे। निहाल चंद्र के गले में रस्सी फंसी थी और रस्सी का सिरा पेड़ की टहनी से बंधा हुआ था। टहनी हिल रही थी और निहाल चंद्र लटक रहे थे। नीचे घास पर उनका थैला, उनकी थर्मस, उनकी आर्मी का कोट पड़ा था। दोनों जेब उघड़ी पड़ी थी, नंगी और उल्टी, बिल्कुल खाली। खट खट खट। उसे अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। सिर उठाया तो बच्चों के कूदने वाली रस्सी दिखाई दी। चांदनी में हिलते हुए 2 नन्हे पीले बेलन
जो टहनी के हिलने से बार बार निहाल चंद के झूलते सिल से टकरा जाते थे। तो ये था इस कहानी का आखिरी भाग जो कि आपने सुना, सुबह की सैर, निर्मल वर्मा द्वारा रचित। आशा है आप सबको पसंद आया होगा। हम जल्द ही लौटेंगे अपनी दूसरी कहानी के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए SN ऑडियो क्लासेस। धन्यवाद।